अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमारा पहला आर्टिकल जहाँ से हम स्टार्ट लेंगे वो मैट्रिसेस है कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है वो कहते हैं, अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। रेक्टेंगुलर अरे इस तरह की किसी भी तरतीब को, अरे तरतीब और रेक्टेंगुलर है कि वो क्या है कि 3 जो है वो उसके अंदर रोज़ हैं, 2 उसके अंदर कॉलम्स हैं, एक रेक्टेंगल टाइप बन रही है। वो कहते हैं रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स सच एज दिस टू। उसने ये एग्जांपल्स दे जिसने कहा ये दोनों क्या है, मैट्रिक्स हैं। दोनों क्या है, रेक्टेंगुलर अरे हैं ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, मैट्रिक्स कहलाएगी। उसने कहा कि ये वाली जो इसके अंदर होती हैं ये रोज़ होती हैं और जो ये वाले होते हैं ये इसके अंदर कॉलम्स होते हैं। इसमें 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज़ हैं। इसी तरह इसके अंदर 1 2 3 एंड 4 रोज़ हैं और 1 2 एंड 3 कॉलम्स हैं। तो यहाँ से ही हमें ऑर्डर मैट्रिक्स का पता चलता है कि नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या क्या कहलाता है ऑर्डर ऑफ आ मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2x3। सिमिलरली इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 4x3। इसके बाद आगे आ जाएं, किसी भी मैट्रिक्स को जनरली जब शो करते हैं तो वो कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। सपोज़ हम कहते हैं 1 2 5 4, इस तरह का कोई भी मैट्रिक्स हम कैसे शो करेंगे, कैपिटल लेटर्स से शो करेंगे। इसको डिनोट करने का वे है। इसके बाद आ जाते हैं जनरल फॉर्म पे। ये हमने क्या लिखी थी, हमने मैट्रिक्स की एग्जांपल्स लिखी थी। मैं मैट्रिक्स की एक जनरल फॉर्म लिखना चाह रही हूँ। तो मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म क्या है, हम लिखते हैं A11। ये हो गई पहली, जिस तरह से यहाँ पर पहली एंट्री 2 थी तो मैं जनरली लिख रही हूँ कि जनरली मैं पहली एंट्री रियल नंबर्स ले रही होती हूँ। ये बेसिकली ये सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। 2 -1 3 -5 4 7 ये सब रियल नंबर्स हैं। तो मैं जनरली लेट कर लेती हूँ कि अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखती हूँ मैं A11, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, A11 A12 A13 एंड सो ऑन। अब आप इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये जो 1 1 है इसमें पहला 1 जो है ये रो को शो करता है, दूसरा 1 कॉलम को शो करता है। यहाँ पे 1 रो को शो कर रहा है, 2 कॉलम को शो कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे 1 रो को शो कर रहा है, 3 कॉलम को शो कर रहा है। अब अगर आप नोटिस करें कि यहाँ पे रो 1 फिक्स है, फर्स्ट वाला एलिमेंट हमेशा 1 है, कॉलम बदल रहा है 1 2 3, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। इसी तरह जब मैं यहाँ पर सेकंड रो फिक्स करती हूँ मैं करूँगी A21 A22 A23 एंड सो ऑन। सिमिलरली जब मैं यहाँ थर्ड कॉलम फिक्स करती हूँ तो मैं A31 A32 A33 एंड सो ऑन। इस तरह से चलता जाएगा। अगर मैं n कॉलम्स तक या m रोज़ तक जाती हूँ कि मैं लास्ट रो जो है वो mth रो ले रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, AM1 AM2 AM3 एंड सो ऑन। डिपेंड करता है आप कितने कॉलम तक जाते हैं। सपोज अगर मैं n कॉलम तक जाती हूँ तो ये क्या होगा, 1n 2n 3n एंड सो ऑन mn। तो आपके पास ये कितने ऑर्डर का बना है, m इसकी रोज़ थी, n इसके कॉलम्स थे, m क्रॉस n ऑर्डर। जनरली आपने m क्रॉस n ऑर्डर का लिख लिया। अब यहाँ से अगर आप 2 क्रॉस 2 का लिखना चाहते हैं, m को भी 2 तक लेके जाएं, कॉलम्स को भी 2 तक लेके जाएं, यहाँ पे मैट्रिक्स एंड हो जाएगा। सपोज़ आप 2 क्रॉस 3 का लेना चाहते हैं तो यहाँ से 2 ले लें, यहाँ से 3 ले लें, 2 क्रॉस 3 तक मैट्रिक्स एंड हो जाएगा। ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ आ मैट्रिक्स। जनरली एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं रो मैट्रिक्स पे कि कोई मैट्रिक्स जो है वो रो मैट्रिक्स का कहलाता है। वो कहते हैं अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 रो। ऐसा मैट्रिक्स इसमें सिर्फ एक रो हो, मतलब उसका ऑर्डर क्या हो, 1 क्रॉस n हो। एक रो हो और कॉलम जितने भी हो सकते हैं। मतलब सपोज़ अगर मैं लिखती हूँ 1 2 3, अब देखिए इसके अंदर 1 रो है और कॉलम इसमें 3 है, तो ये एक क्या है, ये एक रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें सिंगल रो है। कॉलम्स जितने भी हो सकते हैं, कॉलम्स 4 5 6 ज़्यादा भी हो सकते हैं। सपोज़ मैं कहती हूँ 1 2 3 4, इस तरह का मैं एक ले रही हूँ 1 क्रॉस 4। इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो है 4 कॉलम्स है, 1 क्रॉस 4 इसका ऑर्डर है। ये भी क्या है, ये भी एक रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें रो एक ही है। जिस भी मैट्रिक्स में एक रो हो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर कहलाएगा। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम हो, मतलब मैं कहती हूँ m क्रॉस 1, n हमेशा 1 के इक्वल हो, जिसका ऑर्डर क्या हो, m क्रॉस 1, मतलब जिसमें 1 हमेशा
जो n है हमेशा 1 के इक्वल हो, मतलब मैं अगर कहूँ 1 2 3, अब इस मैट्रिक्स में एक कॉलम है जबकि 3 रोज़ हैं, तो रोज़ जितनी भी हों लेकिन अगर कॉलम एक हो तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके आगे आ जाए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब वो कहता है हम जनरली एनी मैट्रिक्स जो लेते हैं जिसका ऑर्डर हम कहते हैं कि एक जनरली मैट्रिक्स हमने लिया उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, अगर ये m और n जो है ना m नॉट इक्वल्स टू n हो तो मैट्रिक्स होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन अगर यही m इक्वल्स टू n हो जाए, मतलब मैं मैट्रिक्स अगर ले रही हूँ तो मैं उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 लूँ, मैट्रिक्स लूँ तो उसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 लूँ, या फिर मैट्रिक्स उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 लूँ, अब इसमें m इक्वल्स टू n है इन तीनों केसेस में, तो ये वाले मैट्रिसेस क्या कहलाएंगे, स्क्वायर मैट्रिसेस कहलाएंगे। लेकिन अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे m इक्वल ना हो n के, तो फिर क्या होगा, मैट्रिसेस क्या कहलाएंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहलाएंगे। सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इस तरह का जो मैट्रिक्स ले रही हूँ, देखिए इसमें क्या है 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है, ये मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जबकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन अगर मैं मैट्रिक्स को ही लूँ 1 2 5 4, अब इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, मतलब m इक्वल्स टू n है, तो ये वाला मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यही स्क्वायर मैट्रिक्स की उसने डेफिनेशन आगे दे दी, if m equals to n then the matrix of order m cross n is said to be a square matrix of order n or m, यानी कि फिर जब m इक्वल्स टू n होगा तो ऑब्वियसली वो इक्वल n के है, तो फिर जो मैट्रिक्स है वो ऑर्डर m का भी कहला सकता है, ऑर्डर n का भी कहला सकता है। जैसे इस मैट्रिक्स के बारे में कहा जाएगा कि ये ऑर्डर 2 का है, ये मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का है, क्योंकि इसमें 2 क्रॉस 2 का है, लेकिन चूंकि ये इक्वल है तो हम सिंपली ये कहेंगे कि मैट्रिक्स इस ऑर्डर का है, ऑर्डर 2 का है। अब ये 3 क्रॉस 3 का है, लेकिन 3 और 3 ये दोनों इक्वल हैं, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है। इसके बाद आ जाए प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल से क्या मुराद है। हमने जनरल फॉर्म देखी, जनरली हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे से, वेयर आई रिप्रेजेंट रोज एंड जे रिप्रेजेंट कॉलम्स। जब भी हम मैट्रिक्स की ये वाली रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो हम आई की वेरिएशन भी देते हैं, हम कहते हैं आई वेरीज फ्रॉम 1 2 to m एंड जे वेरीज फ्रॉम 1 2 to n। हमने आई बता दिया कि आई कितनी रोज़ हैं, टोटल m रोज़ लें, जे में कितने कॉलम्स हैं, टोटल n कॉलम्स लें, क्योंकि आई रोज़ को शो कर रहा है, जे कॉलम्स को शो कर रहा है। इसकी जनरल फॉर्म वही है जो मैंने आपको ओपन करके दिखाई थी, उसने इसको जो है ना ओपन करके नहीं लिखा, उसने जनरल फॉर्म लिखी है लेकिन क्लोज्ड लिखी है आई और जे की वेरिएशन के साथ। इसी को जब हम ये इक्विवेलेंट होती है इसके, जब हम लिखते हैं A11 A12 सो ऑन A1n, A21 A22 सो ऑन A2n एंड AM1 AM2 सो ऑन AMN। ये क्या है, ये मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म है जो किस ऑर्डर का है, m क्रॉस n ऑर्डर का है। इसी को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि a इक्वल है ए आई जे के, मेरा आई वेरीज फ्रॉम 1 to m एंड जे वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो ये उसने सिंपली फ़िलहाल जनरल फॉर्म लिखी है, लेकिन उसने क्या लेट कर लिया कि ए हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो इस m और n को क्या लेगा, इक्वल लेगा। जब वो इसको इक्वल लेगा, सपोज यहाँ भी n ले लें और यहाँ भी n ले लें, मतलब उसने रोज़ भी n ली हैं, कॉलम्स भी n ली हैं। उस केस में जब आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो जो ये एंट्रीज आ रही होती हैं A11 A22 एंड सो ऑन ANN, जिसमें ये वाले आई और जे जो हैं ये इक्वल आ रहे होते हैं, A11 A22 ANN, ये सारी जो बनती है ये आपके पास क्या कहलाता है, प्रिंसिपल डायगोनल या फिर मेन डायगोनल की एंट्रीज़ कहलाती है। उसने यही लिखा रहता है, एंट्रीज A11 A22 A33 सो ऑन ANN फॉर्म द प्रिंसिपल डायगोनल फॉर द मैट्रिक्स A। अब यहाँ से आपको एक चीज़ पता चली है कि प्रिंसिपल डायगोनल डिफाइन सिर्फ तब होगा जब गिवन मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। क्योंकि जब हम सपोज हम कहते हैं 1 2 3 4, तो आपके पास यहाँ पर ये A11 एंट्री है, ये A12 एंट्री है, ये A13 है और ये A21 है और A22 है। तो जिसमें ये आई और जे इक्वल आ रहे होते हैं, एक ये एंट्री और एक ये एंट्री, तो ये दोनों जो एंट्रीज़ हैं ये मिलके क्या कहलाती हैं, बनाती हैं प्रिंसिपल डायगोनल बनाती हैं। ठीक है, तो ये इस केस में था जब आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 लिया। अब इसी तरह अगर मैं आपके पास एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ 1 2 3
4 5 एंड 6। अब ये मैट्रिक्स क्या है, 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इसकी एंट्री देखें, A11 A12 A13 A21 A22 A23। अब इसके अंदर ये वाले दोनों तो इक्वल आते हैं, A11 A22। आई और जे जिसमें इक्वल आ रहे हैं, आपने वो दो एंट्रीज ले ली, लेकिन आपको कोई थर्ड एंट्री जो इससे भी नीचे मिलनी चाहिए थी A33 तक, क्योंकि कॉलम्स आपके पास 3 तक जा रहे हैं, तो A33 भी कोई एंट्री मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो आपको नहीं मिलती। इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफ़ाइन होता है, जबकि एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिफ़ाइन नहीं होता। तभी उसने उसकी डेफिनेशन में क्या स्टार्ट में लिया है कि गिवन मैट्रिक्स अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उस केस में उसकी ये वाली जो एंट्रीज़ हैं ये क्या बनाएंगी, प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज़ होंगी। उसके बाद आ जाए डायगोनल मैट्रिक्स। अब वो कहता है लेट ए इज इक्वल्स टू, अब उसने अगेन कह दिया कि हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं कि अगर आपके पास गिवन मैट्रिक्स जो है वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो ऑर्डर n का, अगर ये मैट्रिक्स आपके पास ऑर्डर n का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस केस में वो कहता है जब आई जे इक्वल्स टू 0 हो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल्स टू जे, जब आई नॉट इक्वल्स टू जे है तो उस केस में सारी एंट्रीज 0 हों। सपोज़ मैं कहती हूँ मैं ए को एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेती हूँ 3 ऑर्डर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने क्या लिया, मैंने 3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, क्योंकि उसने कहा था कि ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का। मैंने n की जगह वैल्यू 3 ली और एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया ऑर्डर 3 का। अगर मैं ए को एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का लेती हूँ तो उसने कहा कि वो सारी की सारी एंट्रीज ए आई जे इक्वल्स टू 0 फॉर आई नॉट इक्वल्स टू जे। अब हमें पता है कि जो ये 3 एंट्रीज होती हैं इनके लिए आई इक्वल होता है जे के, जबकि इनके अलावा बाकी जो ये एंट्रीज़ हैं इनके लिए आई नॉट इक्वल्स टू जे है। तो उसने कहा कि ये सारी एंट्रीज़ क्या होनी चाहिए, 0। मतलब अगर ये तीनों एंट्रीज़ जो हैं ये 0 हों और साथ में क्या कंडीशन होल्ड हो रही हो, एट लीस्ट 1 ए आई जे नॉट इक्वल्स टू 0। अब इन एंट्रीज़ के लिए क्या है, आई इक्वल्स टू जे है, तो वो कहते हैं इन एंट्रीज़ में से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो, तो उस केस में आप क्या कहेंगे कि मैट्रिक्स आपके पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। मतलब ये एंट्रीज़ भी 0 हों, ये एंट्रीज़ भी 0 हों और इनमें से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो, तो फिर आप क्या कहेंगे। अब जैसे ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये आपके पास क्या है, एक जो है ना ये डायगोनल मैट्रिक्स है। सिमिलरली अगर मैं कहती हूँ कि मैं 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लूँ, अब ये देखिए, अब ये वाला उसने कहा था कि ये वाली अगर मैं एक मैट्रिक्स लेती हूँ 0 0 1 0, अब ये देखिए उसने कहा था कि मेन डायगोनल यानी कि A1 ये जो ये वाली एंट्रीज़ हैं इनके अलावा सारी 0 होनी चाहिए और इनमें से एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो हो, तो हमें एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो मिल गई। ये मैट्रिक्स भी क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स है। अब अगर आप इन सिंपल वर्ड्स आप देखें, आपने क्या देखा है कि कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कब होता है, तो उसने कहा कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी इसके अलावा मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारी एंट्रीज 0 आ रही हों और मेन डायगोनल में कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो, तो आप कहेंगे कि ये गिवन मैट्रिक्स क्या है, वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि उसमें बाकी सारी 0 है, सिर्फ डायगोनल में एक एंट्री ऐसी है जो कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो है। तो आप कहेंगे कि वो मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद आ जाए स्केलर मैट्रिक्स पे। आप इन जो है ना यहाँ से आपने मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी खुद से देख लेनी है, मैं आपको स्केलर मैट्रिक्स वैसे बता देती हूँ। उसने कहा कि ऐसा यहाँ से उसने कहा कि अगर आप एक जो है ना वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स ले लें, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स कि जिसकी ये वाली जो मेन डायगोनल की सारी एंट्रीज इक्वल आए, मतलब ये वाली एंट्रीज तो 0 ही हों लेकिन मेन डायगोनल की सारी एंट्रीज नॉन ज़ीरो भी हों और इक्वल भी हों। सपोज़ मैं कहती हूँ 1 1 और 1, तो ये क्या है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। या मैं 2 2 और 2 कह देती हूँ, तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। उसने यहाँ पे यही कहा है कि लेट दिस वन बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, उसने कहा ए आई जे इक्वल टू 0 हो फॉर आई नॉट इक्वल्स टू जे, मतलब ये सारी एंट्रीज 0 हों, एंड ए आई जे इक्वल्स टू के फॉर आई इक्वल्स टू जे। जब आई इक्वल टू जे आ रहा है तो वो ये 3 एंट्रीज होती हैं, इन तीनों के लिए ए आई जे इक्वल किसके हो, के, मतलब किसी न किसी स्केलर वैल्यू के इक्वल हो। देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n।
उसके बाद आ जाए यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। उसने कहा लेट इज इक्वल्स टू ए आई जे बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। आपने एक जो है मैट्रिक्स ले लिया ऑर्डर एन का। अब वो कहता है कि इसके अंदर कोई मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स कब होगा, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 के इक्वल हों और बाकी सारी 0 हों। या आपके पास यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। सिमिलरली अगर मैं 2x2 ऑर्डर का लूँ तो इस तरह का मैट्रिक्स आपके पास क्या होगा, एक यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ओके, उसके बाद डेफिनेशन है नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स की। ऐसा मैट्रिक्स, इसके लिए नल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी नहीं है, आप एनी मैट्रिक्स उठा सकते हैं, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो रेक्टेंगुलर हो। अगर उसकी सारी एंट्रीज 0 हैं तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, एक नल मैट्रिक्स होगा। उसके बाद आ जाए इक्वल मैट्रिसेस पे। उसने कहा 2 मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कि 2 मैट्रिसेस जो हैं सेम ऑर्डर के हों। अब अगर एक m 2x3 का है तो दूसरा भी 2x3 का ही हो। ऐसे 2 सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस कब कहलाएंगे, जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हो। मतलब ये इसके इक्वल हो तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। मतलब अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल आ रही हो तो मैट्रिसेस क्या कहलाएंगे, इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं, अब उसके बाद कुछ ऑपरेशंस हैं मैट्रिसेस पे कि मैट्रिसेस पे ऑपरेशंस कौन कौन से हम देख रहे हैं। हम एक एडिशन देख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे और एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है ये चेक करेंगे। उसने सबसे पहले एडिशन का कहा कि कोई से 2 मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू ए आई जे एंड B इक्वल्स टू बी आई जे इक्वल कब होंगे, सॉरी इनका एडिशन कब पॉसिबल है। 2 मैट्रिक्स का एडिशन सिर्फ उस केस में पॉसिबल है कि एक तो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। सपोज अगर ये 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ये भी 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, एक तो उनका ऑर्डर सेम हो। अगर 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, सपोज मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 0 1 -1 2 5 2। ये एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ये मैट्रिक्स बी गिवन है। तो ए प्लस बी जो है ये क्या होगा, आप इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देंगे। 1 + 0 2 + 1 5 - 1 3 + 2 4 + 5 एंड 6 + 2। अब उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देंगे तो ये आपके पास क्या होगा, 2 मैट्रिसेस का सम आ जाएगा। लेकिन सम पॉसिबल कब है, जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो ये तो हो गया एडिशन के बारे में। उसके बाद आ जाएं कि एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से क्या मुराद है। वो कहते हैं फेज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। ओके, आपके पास एक कोई मैट्रिक्स गिवन है। सपोज आपको कहा जाता है 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है। इसका ट्रांसपोज ए आपके पास ये गिवन है। इसका ट्रांसपोज जो है उसको हम शो कैसे करेंगे, ए ट्रांसपोज से, और वो इक्वल किसके होगा। आप इसकी पूरी रो को इसका पूरा कॉलम बना देंगे, इसकी पूरी रो को इसका पूरा कॉलम बना देंगे। तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स आया है ये क्या है, इस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। तो यही बात वो वर्ड्स में लिख रहा है कि फेज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। अब अगर आप ये देखें आपके पास 2x3 का था तो ये किसका बना है, 3x2 का, मतलब ऑर्डर उलट गया है। इसलिए फेज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n देन एन n क्रॉस m मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ A is called a transpose of A. It is denoted as A ट्रांसपोज। अब इसके लिए एक छोटा सा रिजल्ट और होता है कि 2 मैट्रिसेस का सम करके ट्रांसपोज लें या उनका ट्रांसपोज लेके सम करें, आंसर हमेशा सेम आएगा। उसके बाद आ जाए स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। अब उसने कहा कि अगर आपके पास एनी मैट्रिक्स है A, उसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है ना, के आप एक स्केलर वैल्यू ले रहे हैं, के ए जो है ना ये क्या कहलाएगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए। ठीक है, वो इक्वल किसकी आएगी, आप ए की सारी एंट्रीज को इस के से मल्टीप्लाई करें। सपोज मैं कहती हूँ मैं 2 को बाहर रखती हूँ, 1 2 5 6 7 8 ले रही हूँ, तो ये इक्वल किसके होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक ऑपरेशन है कि आप एक मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आप इस 2 को इसकी हर एंट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ये आपके पास क्या है, ये एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है कि किस तरह से आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करते हैं मैट्रिसेस पे। तो उसके बाद आ जाए सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पे। हम एडिशन को ऑलरेडी देख चुके हैं। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन पे आ जाए। सब्ट्रैक्शन भी सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब आपके पास क्या हो, दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। अब जब ऑर्डर सेम, अगर आपका सपोज़ आपने ले लिया, दो मैट्रिसेस ऐसे ले लिए जिनका ऑर्डर सेम है, उनकी सब्ट्रैक्शन से क्या मुराद है, आप ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, ए माइनस बी, वो इक्वल किसके होगा, आप ऐड कर लें। पहले बी को -1 से स्केलर मल्टीप्लिकेशन ले लें। पहले बी मैट्रिक्स की क्या करें, -1 के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ले लें, ठीक है। उसके साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेके फिर ए में, क्योंकि हमने दो चीज़ें सीखी हैं, एक हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखी है और एक हमने एडिशन सीखी है। तो सब्ट्रैक्शन में हम वो दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। हम क्या करें कि किसी मैट्रिक्स बी की -1 के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ले लें, उसके बाद उन वैल्यूज़ को ए में ऐड कर दें, तो आपके पास ए माइनस बी का रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद आ जाए मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। हम उसने कहा दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब पहला मैट्रिक्स जो आप ले रहे हैं ए, उसके नंबर ऑफ़, अब सपोज 1 2 3 4 है, इसके जितने नंबर ऑफ़ रोज़ कॉलम्स हैं उतनी इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब बी आपके पास एक मैट्रिक्स है, ए आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, बी आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का। तो जितने इसके कॉलम्स हैं अगर उतनी इसकी रोज़ हों तब आप ए क्रॉस बी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप ए क्रॉस बी को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पे कि एक मैट्रिक्स जो है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कब होता है। उसने कहा है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज़ अ मैट्रिक्स विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, कि एक मैट्रिक्स ए जो है ना, ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कब कहलाएगा कि अगर मैं इसको इटसेल्फ के साथ मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि ए स्क्वायर लूँ तो वो इक्वल टू ए ही आ जाए। मतलब मैं इटसेल्फ के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो भी जवाब मेरे पास ए के इक्वल ही आए, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये क्या है, कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस कैसे लेते हैं, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आना है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि दो मैट्रिसेस को अगर मल्टीप्लाई करना हो, मेरे पास एक मैट्रिक्स था 1 2 3 4 एंड बी इक्वल्स टू 1 2 3 5 6 7, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है। आप इधर से फर्स्ट रो को फिक्स करेंगे, इधर से फर्स्ट कॉलम को फिक्स करेंगे। आप करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 + 5 2 = 10, तो आपने फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर लिया। अब आप करें फर्स्ट रो को फिक्स रहने दें और यहाँ से सेकंड कॉलम उठा लें, 1 2 = 2 + 6 2 = 12। इसी तरह यहाँ से रो को फिक्स रहने दें, यहाँ से थर्ड कॉलम उठा लें, 3 1 = 3 + 7 2 = 14। आपने पहले क्या किया, आपने फर्स्ट रो को फिक्स किया और तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, आपको इसकी फ़र्स्ट रो मिल गई। अब आप सेकंड रो को फिक्स करेंगे, आपको सेकंड रो मिलेगी। बस आप क्या करेंगे, सेकंड रो को फिक्स करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, ये एंट्री मिलेगी। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ तो ये एंट्री मिलेगी। सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ तो ये वाली एंट्री मिलेगी। तो आपके पास ये एक मैट्रिक्स मिल जाएगा जो किस ऑर्डर का होगा, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का होगा। अब अगर आप नोटिस करें ये 2 क्रॉस 2 था, ये 2 क्रॉस 3 था, तो जो इसकी रोज़ हैं उतनी इसकी रोज़ मिलेंगी ए क्रॉस बी की, और जो इसके कॉलम्स हैं उतने इसके कॉलम्स मिलेंगे। तो ये दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का मेथड है। आपने जितने भी हमने अभी तक डेफिनेशंस किए, आपने सारी एग्जांपल्स पे अप्लाई करके देखनी है खुद से।